बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर का एक कोर्स है जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया है और यूनिट फर्स्ट हमारे साथ है रिफ्लेक्टिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और कुछ क्रिटिकल लर्निंग के बारे में भी पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्टिव लर्निंग। फिर इसके बाद हम कुछ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है जर्नल राइटिंग, ठीक है। तो ये तीन ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। लिखा गया है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। ये जितना भी यहाँ पे दिया गया है ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग की डिफिनीशन और उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो लिखा गया है कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए टाइम और प्रैक्टिस दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितना आप एक इशू को टाइम देंगे, जितना आप एक इशू पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग करेंगे। रिफ्लेक्टिव लर्निंग हमारे साथ एक एक्टिव प्रोसेस है और इसको एक्टिव प्रोसेस इस वजह से कहा गया है कि जितना आप टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस करते हैं, जितना ही आप अपने टाइम के साथ साथ इश्यूज़ को फेस करते हैं, उतनी ही आपकी नॉलेज में, आपकी लर्निंग में इजाफा आती है। तो इस वजह से इसको एक्टिव प्रोसेस कहा गया है कि इसमें फर्दर इजाफा आ सकती है। Repetitive learning work best when you think about what you are doing before। जब भी आप किसी इशू के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग तब आप उस पर अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब आप उस इशू के बारे में सोचते हैं कि इससे पहले मैंने किस तरह से इस पर एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, फिर इसके मिड में मैंने क्या, इसके मतलब ये जो इशू शुरू थी तो इसके ड्यूरिंग में मैंने क्या किया था और फिर इसके बाद मैंने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, ठीक है। तो उसके बारे में जब आप सोचते हैं और कुछ सीखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ रिफ्लेक्टिव लर्निंग है। फिर लिखा गया है कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज़ नॉट ओनली अबाउट रिकॉग्नाइज समथिंग न्यू। रिफ्लेक्टिव लर्निंग सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी नई चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके, बल्कि वही पुराने एक्सपीरियंस को, वही पुराने इशू को आप एक अच्छी तरीके से नए वे के ज़रिए से क्या करें, उसमें चेंजेस लाए, ठीक है, या उसको सॉल्व करें। जैसे कि अगर आपसे पिछले एक्सपीरियंस से कोई गलती हो गई है तो उसको अब आप अच्छाई में बदल के उसका एक अच्छा रिजल्ट लाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लर्निंग कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज an important skill are to develop and require you to think about how you are personally relating to what is happening and द लर्निंग इन्वायरमेंट। एक्शन जो है ना, ये हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसके ज़रिए से हम डेवलप करते हैं, यानी हम सोचते हैं कि किस तरह से हमारे जो पिछला वाला एक्सपीरियंस है उससे हमने क्या लर्न किया, हमने क्या सीखा अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, और अब हम किस तरह से अपने सोच में, अपने तरीके में, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग। अब हमारे साथ यहाँ पे आ गया है प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। अब प्रोसेस क्या हो सकती है, तो जब भी हमारे साथ कोई इशू आती है, चाहे वो टॉपिक हो, एक्सपीरियंस हो या इशू हो, पहले हम उसके बारे में देखते हैं उसको कि उसके बारे में हमारा सोच क्या है, ठीक है। जब भी हमें मालूम हो जाए कि हमारा सोच क्या है, तब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको परसीव करते हैं और उसके लिए नए नए आइडिया एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसके बाद अपने एजम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं। किस तरह से, यानी अपने एजम्पशन को इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि मेरा एजम्पशन इसके बारे में ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम व्हाट मोर डू आई नीड टू नो टू हेल्प माय अंडरस्टैंडिंग, यानी मैं ऐसा क्या करूँ, ठीक है, जिसके ज़रिए से मुझे पता चले कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है, और मैं इसके लिए और क्या करूँ, फर्दर मोर क्या करूँ। फिर उसके बाद हम उस रिसोर्स को या उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इसके साथ रिलेशन रखते हैं या इसके साथ क्या हो, थोड़ा सिमिलर हो, ठीक है।
फिर उसके बाद जब हम वो आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद हम डेवलप एंड रिफाइन माय आइडिया एंड बिलीव। फिर हम डेवलप करते हैं और चेंज कर देते हैं। रिफाइन मतलब कि चेंज कर देते हैं अपने आइडिया और बिलीव को इसके बारे में, ठीक है। जब भी हम अपने आइडिया और बिलीव को चेंज कर देते हैं तो इसी तरीके से हमारे एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट आती है और हम अच्छी तरीके से लर्न करते हैं एक नए रास्ते के ज़रिए से, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है कि व्हाट वुड आई डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, कि किस तरीके से मैंने नेक्स्ट टाइम सोच करना है या किस तरीके से मैंने इस काम को नेक्स्ट टाइम करना है ताकि मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है कि व्हाट शुड यू राइट अबाउट। अब अगर आप एक रिफ्लेक्टिव लर्निंग लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपने क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इशू डिस्कस एट द लर्निंग इवेंट। जितना भी आपके पास ये जो इशू है, ठीक है, पहले आपने अपने सोच के बारे में रखना है। वही बात है जो डायग्राम के ज़रिए से बताया गया है, ठीक है, वही प्रोसेस की बातें यहाँ पे भी डिस्कस हुई है। पहले आपने क्या करना है, अपने थिंक के बारे में सोचना है कि मैंने क्या, मेरा थिंक क्या है, ठीक है, इस इशू के बारे में, इस इवेंट को थोड़ा डिस्कस करना है। वट डू यू अंडरस्टैंड सो फार, आप कितने हद तक इसको समझते हैं। हाउ कैन यू रीच अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से आप एक अच्छा या बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है ना इसके बारे में हासिल कर सकेंगे, ठीक है, उस तक किस तरह से पहुंचेंगे। वट डू यू नीड टू नो मोर अबाउट एंड हाउ कैन यू गो अबाउट फाइंडिंग आउट मोर, किस तरह से आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा इस रिपीटिव लर्निंग या इस इशू के बारे में, ठीक है, किस तरह से आप फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। व्हाट रिसोर्स हैव हेल्प टू यू टू अंडरस्टैंड एंड और बीन इंटरेस्टिंग टू यूज़, और ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जिससे आप हासिल जो हेल्प है उसको हासिल कर सकोगे और इस इशू को मोर इंटरेस्टेड वे से क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फिर आता है कि हाउ डू यू फील अबाउट द वे यू हैव अप्रोच्ड द सब्जेक्ट टॉपिक सो फॉर, कि अब आपने जिस तरीके से अपना जो मतलब जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है उसको अप्रोच किया है, ठीक है, जिस तरीके से आपने अप्रोच किया है उसके बारे में अब आपका क्या सोच है। हैव यू चेंज योर ओपिनियन एंड वैल्यू, क्या आपने इस प्रोसेस, इस एक्सपीरियंस के दौरान अपने ओपिनियन या वैल्यू को चेंज किया कि नहीं। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लर्निंग, थिंकिंग एंड वर्किंग इन द फ्यूचर, और किस तरीके से आप अपने वर्किंग को, अपने थिंकिंग को, अपने लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, आगे आने वाले मुस्तकबिल में। हैव यू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेप फॉर योर डेवलपमेंट, क्या आपने वो स्टेप आइडेंटिफाई किया जो कि आपके लिए डेवलपमेंट का बाहिस बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग में लिखने हैं। अब हमारे साथ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है मॉडल और फ्रेमवर्क ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी वो मॉडल जो कि रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ किए गए थे, ठीक है, या रिफ्लेक्शन के वो फ्रेमवर्क जो कि रिफ्लेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे 4 ऐसे मॉडल दिए गए हैं जो कि रिफ्लेक्शन के लिए या रिफ्लेक्शन के फ्रेमवर्क है या रिफ्लेक्शन के मॉडल्स है, ठीक है, इसको हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो लिखा गया है कि मॉडल ऑफ फ्रेमवर्क फॉर रिफ्लेक्शन इनकरेज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस टू गाइड द एक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं या ये जो फ्रेमवर्क यहाँ पे दिए गए हैं ये किस किस लिए दिए गए हैं, ताकि आपके जो थिंकिंग स्ट्रेटजीज़ है उसमें इम्प्रूव आ सके या आप अपने थिंकिंग स्ट्रेटजीज़ को समझ सके, ठीक है, उसके समझने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है या ये जो मॉडल्स है यहाँ पे पेश किए गए हैं, कि आप अपने सोच को, आप अपने थिंकिंग को, आप अपने रिफ्लेक्शन को क्या दे, एक स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के लिए ये मॉडल जो है ना ये पेश किए गए हैं। देयर इज़ नो राइट मॉडल, अब यहाँ पे एक भी मॉडल ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें भाई बस यही जो मॉडल है ये राइट है, ऐसा नहीं है। अगर आपका इशू किसी दूसरे मॉडल से सॉल्व होता है तो आप किसी भी मॉडल से इन चारों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें याद रखने हैं कि जो गिब्स मॉडल है वो कॉमनली यूजेबल मॉडल है और जो जॉन्स मॉडल है वो स्पेशली किसके लिए था, नर्सिंग सेक्टर के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि कौन सा मॉडल जो है ना वो स्पेशली नर्सिंग सेक्टर के लिए था, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि जॉन्स मॉडल स्पेशली नर्सिंग सेक्टर के लिए था और जो गिब्स मॉडल है वो कॉमनली यूजेबल है। अब आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट मॉडल है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि डेविड ए
कोल्ब्स एक्सपेरिमेंटल साइकिल। ये इसका एक्सपेरिमेंटल साइकिल था, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट थी वो हमारे साथ थी कि कंक्रीट एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद आता था, ये एक साइकिल की शक्ल में दिया गया है कि कंक्रीट एक्सपीरियंस के बाद हमारे साथ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन होगा, और फिर लास्ट में हम एक एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, यानी कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अब आपका जो जो एक्चुअल में हुआ था ना, वो आपने मालूम करना होगा, ठीक है। जो एक्चुअल में हुआ था वो हम कंक्रीट एक्सपीरियंस में लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा रिफ्लेक्शन देंगे कि मतलब ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। जब भी वो हम पूछते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आता है। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आता है, और इस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इसकी जो लफ्ज़ी मीनिंग है उसको मालूम करते हैं, और लास्ट में फिर हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। यानी हम इस तरीके से एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी, कि आपकी स्ट्रेटजी जो है ना वो क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में फिर आते हैं। ये हमारे साथ गोल्ब्स ने 1984 में पेश किया था, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और इसके फोर साइकिल के 4 स्टेप्स है, इसको भी रिमेंबर रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारे साथ जो दूसरा मॉडल है वो गिब्स मॉडल है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूजेबल मॉडल है, और इसको ग्राहम गिब्स ने पेश किया था, ठीक है। उसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था, 1988 को। ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। इसके कुछ स्टेजेस है जिसके ज़रिए से हमें हमारे जो रिफ्लेक्शन है उसको शक्ल दिया गया है, ठीक है। इसको उस स्टेजेस के ज़रिए से एक शेप दिया गया है। और ये जो गिब्स मॉडल है, जब जब हमारे साथ कोल्ब्स मॉडल आया 1984 में, तो उसके बाद ये गिब्स मॉडल आया और उसके बेस पे आया। यानी इसने क्या किया था, कोल्ब्स मॉडल के बेस पे अपने एक नया मॉडल बनाया था कि नहीं, हम इस तरीके से किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इशू को इस तरीके से स्ट्रक्चर दे सकते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर हमारे साथ जो जोन्स मॉडल था, तो वो 2006 में आया, ठीक है। जोन्स ने डेवलप किया था इस मॉडल को। और इस मॉडल जो है ना, ये मॉडल जो है ना, ये स्पेशली किस चीज़ के बेस पे था कि किस तरीके से प्रैक्टिशनर और जो सुपरवाइज़र है वो एक पेशेंट के डिज़ीज़ के बारे में या पेशेंट के बारे में किस तरीके से डायलॉग्स या बातें करते हैं, ठीक है। तो उस डायलॉग्स को एनालाइज करने के लिए जोन्स ने एक मॉडल पेश किया था जिसका नाम था जोन्स मॉडल। जोन्स मॉडल जो था ना, वो हमारे साथ बरबारा कार्फर्स के पैटर्न के तरीके से पेश किया था, ठीक है। उस पैटर्न को फॉलो किया था, और ये जो क्या है, ये जो मॉडल है ये हमारे साथ पेश किया था। उस तरीके में क्या था कि एस्थेटिक था, पर्सनल था, इथिक्स था एंड एम्पिरिक्स था। बताया गया है कि अगर हम किसी इशू को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है, उसका जो मॉरल है, उसका जो रिजल्ट है, वो अगर हमारे साथ एस्थेटिक आया, पर्सनल आया या इथिक्स आया, या अगर हमारे साथ क्या आया, जो एम्फेरिक्स है उस तरीके से आया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ एक बेस्ट और अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर जो लास्ट मॉडल था उसको हम ड्रिस्कोल मॉडल कहते हैं। ड्रिस्कोल मॉडल को बॉर्टन ने पेश किया था, ठीक है। और ये 1970 में आया था, 1970 में आया। फिर 1970 से 1994 में भी ये डेवलप हुआ, ठीक है। इसमें फिर फर्दर और इम्प्रूवमेंट आ गई 2000 में, और फिर 2007 में ये जो फाइनल मॉडल है वो पेश हो गया। इसमें क्या आया था, फर्स्ट हमारे साथ था कि इस मॉडल में हम क्या देखते हैं, 3 क्वेश्चंस करते हैं अपने आप से, ठीक है। कि व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट। किस तरीके से अगर व्हाट की क्वेश्चन को या डिस्क्रिप्शन को हम देख लें किसी भी इवेंट के लिए, तो इसमें हम इस तरीके से कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिटर्निंग टू द सिचुएशन, व्हाट हैपेंस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। फिर पूछते हैं कि व्हाट डिड अदर पीपल डू who were involved in this, what did I see do, ठीक है, एंड व्हाट वाज माय रिएक्शन टू इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम क्या व्हाट में कहते हैं। इसी तरह से सो व्हाट में कि व्हाट डिड आई फील एट द टाइम ऑफ द इवेंट, ठीक है, कि मैंने उस टाइम या उस इवेंट के लिए क्या फील किया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो सो व्हाट में, और इसी तरीके से नाउ व्हाट में भी, ये आप लोग खुद पढ़ ले। अगर इसमें कोई मुश्किल था तो फिर कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसको हम कहते हैं लेयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन या एक्सरसाइज। ये हमारे साथ रिफ्लेक्शन का एक्सरसाइज है। किस तरीके से, यानी लिखा गया है कि रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग our thought, assumption, belief, theory based on action.
कि हम अपने एक्शन के बेस पे अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, अपने जो अजम्पशन है, अपने जो थ्योरीज है, उसको देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या हमने इवालुएट किया, तो ये हमारे साथ क्या आते हैं, ये हमारे साथ रिफ्लेक्शन में आते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। अब जो रिफ्लेक्शन की लेयर्स थे तो वो तकरीबन 4 लेयर्स थे। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हम जस्ट डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा रिफ्लेक्शन कर देते हैं, फिर रिफ्लेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, लर्निंग या अवेयरनेस हमारी सोच में आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एक्शन। ठीक है, तो फोर्थ वन में हम डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्शन, लर्निंग एंड फ्यूचर एक्शन के बारे में रिफ्लेक्शन लिखते हैं या लेयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन होती है फोर्थ लेवल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम लेयर्स को देख ले तो फर्स्ट लेयर हमारे साथ ये हो सकता है कि आई वोक अप अर्ली फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग, कि मैं सुबह सवेरे मॉर्निंग में किस चीज़ के लिए वॉक करने के लिए उठा। तो ये हमारे साथ डिस्क्रिप्शन है, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा रिफ्लेक्शन दिया है कि विच आई डोंट यूजुअली डू, जो कि मैंने एक्चुअली किया नहीं। ठीक है, तो ये हमारे साथ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ गया। अब थोड़ा अवेयरनेस या लर्निंग लाते हैं कि जो मैंने यूजुअली किया नहीं, तो आई रियली वोक मी अफ। ठीक है, तो फिर ये लिखा लर्निंग में। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है जो कि एक्शन है कि आई थिंक आई विल डू इन एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। ठीक है, कि मुझे चाहिए कि मैं हर दिन, हर रोज़ काम करने से पहले मॉर्निंग में क्या करूँ, वॉक करूँ। ठीक है, तो ये उसका फ्यूचर एक्शन होगा। इसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल है, ईटीटी का मतलब है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, ये आप लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, देख लें, ये भी सैम्पल एग्जाम्पल है। अब हमारे साथ आ रहा है गिब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल। गिब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल के लिए जो कि बहुत यूज़ होता है हेल्थ केयर में। ठीक है, हेल्थ केयर किसी भी सेंटर में बहुत यूजेबल है, तो इस वजह से इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हम किस तरीके से गिब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं या किस तरीके से हम एक रिफ्लेक्शन को स्ट्रक्चर देंगे। तो ये हमारे साथ ग्राहम ने 1988 में डेवलप किया था। ठीक है, और इसमें इसके तकरीबन 6 स्टेजेस थे। ठीक है, तो उस 6 स्टेजेस में जो फर्स्ट वन स्टेज था वो हमारे साथ था डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, एवाल्वेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन एंड लास्ट में एक्शन प्लान, यानी फ्यूचर का जो एक्शन होगा। डिस्क्रिप्शन में हम सिंपली किसी भी चीज़ को जज करते हैं, यानी उसको कि इस तरीके से लिखते हैं कि व्हाट हैपन। ठीक है, सिंपल डिस्क्रिप्शन करते हैं। फिर उसके बाद हमारी फीलिंग्स क्या होगी, हमारा रिएक्शन क्या होगा, तो वो फीलिंग्स में लिखते हैं। उसके बाद इवाल्वेशन करते हैं कि क्या इस एक्सपीरियंस में रॉन्ग था और क्या जो है ना वो गुड था। एनालिसिस करते हैं, उस सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें क्या ऐसे रियली चल रहा था। ठीक है, उसको देखते हैं। एंड वर डिफरेंट पीपल एक्सपीरियंस सिमिलर और डिफरेंट इन इम्पॉर्टेंट वे, तो ये एनालिसिस में आता है। फिर कंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि एक कंक्लूजन, एक समरी सी लिखते हैं। ठीक है, उस सारे डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, एनालिसिस का। और फिर उसके बाद हम एक्शन प्लान लिखते हैं कि फ्यूचर में मेरा नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सिचुएशन आया तो मैं किस तरीके से उसको सॉल्व करूँगी या मेरा क्या तरीका होगा। ठीक है, मैंने क्या लर्न किया। ये आप लोग देख सकते हैं वही कि व्हाट हैपन टू डिस्क्रिप्शन, व्हाट वर यू थिंक एंड फीलिंग्स में आता है। ठीक है, व्हाट वाज गुड एंड बैड, क्या गुड एंड बैड था आपके एक्सपीरियंस में, तो वो एवाल्वेशन में। एनालिसिस में आप अपने सेंस से काम लेते हैं। एंड कंक्लूजन में जितने भी सारा कंक्लूजन समरी है वो लिखते हैं। और जो नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ को नहीं करोगे, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए जो एक्शन होता है तो वो एक्शन प्लान में रखते हैं। अब हमारे साथ जो लास्ट टॉपिक आ रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ जर्नल। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये आप लोगों ने समझना है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जर्नल क्या होता है। ठीक है, जर्नल प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम जर्नल को लिखते हैं। तो लिखा गया है कि अ जर्नल इज़ अ कंटिन्यूड सीरीज एंड राइटिंग मेड बाय पर्सन इन रिस्पॉन्स टू देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड इवेंट। जर्नल जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसी राइटिंग होती है जो कि हम कंटिन्यूसली अपने लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने
डेली रूटीन्स के बारे में जो भी लिखते हैं, जैसे कि हमारी डायरी हो गई, ठीक है। जो डायरी हम लिखते हैं तो उसको हम जर्नल राइटिंग कहते हैं। अब जर्नल राइटिंग या आप कहें या डायरी क्या है, तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी राइटिंग जिसमें हम अपने इमोशन को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने जो एक्सपीरियंस है उन सबको लिखते हैं एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक जर्नल राइटिंग या डायरी कह सकते हैं। लर्निंग जर्नल अब क्या है? सो लिखा गया है कि अ लर्निंग जर्नल इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोट्स, ऑब्जर्वेशन, थॉट एंड अदर relevant material built up over a period of study time। कि क्या होता है कि लर्निंग जर्नल हमारे साथ एक ऐसी जर्नल होती है जिसमें हम चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसको नोट करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं मटेरियल को, और उसके बेस पे एक नया एक्सपीरियंस, एक वर्किंग के लिए, लर्निंग के लिए किसी भी चीज़ को जब हम बिल्डअप करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लर्निंग जर्नल कहते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है, और उसके लिए रेलिवेंट चीज़ें जो है ना, मटेरियल वगैरह ढूंढते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया या कोई स्टडी टाइम हो गया उसके लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम सोचते हैं फिर, और लर्निंग करते हैं कि किस तरह से इसमें क्या लाएंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है, किस तरह से इसको हम सही करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग जर्नल कहते हैं। Its purpose is to enhance your learning through the process of writing and thinking about your learning experience। अब लर्निंग जर्नल का मेन मकसद ये होता है कि आप किस तरीके से लर्निंग करेंगे, ठीक है, आप किस तरीके से राइटिंग करेंगे, और आप किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, किस तरीके से अपने थिंकिंग को, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे। Your learning journal is personal to you and will reflect your personality, preference and experience। कि आपका जो लर्निंग जर्नल होता है तो वो क्या होता है, इट्स पर्सनल टू यू, ये आपके लिए पर्सनल होता है, मतलब आपका पर्सनल जर्नल होता है जो कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके प्रेफरेंस को और आपके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। यानी जब भी आप किसी भी जर्नल को लिखते हैं तो वो आपका अपना ही जर्नल होता है, आपका अपना ही रिफ्लेक्शन होता है किसी भी एक्सपीरियंस, किसी भी पर्सनालिटी के क्या उसके सामने। जर्नल राइटिंग इनकरेज लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर प्रैक्टिसेस। जर्नल राइटिंग जो है ना, ये एक पर्सन को या एक लर्नर को क्या करता है, उसको इनकरेज करता है कि उसने जो प्रैक्टिस किया है, उसने जो लिखा है, उसको क्या करे, उस पर रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम वो किस तरह से उसको अच्छी तरीके से बयान करेगा या लिखेगा। वाई यूज़ टू लर्निंग जर्नल, हम क्यों लर्निंग जर्नल को लिखते हैं, ठीक है, या हम क्यों लर्निंग जर्नल को यूज़ करते हैं। तो जब भी आप चाहते हैं कि आपकी जो डेली एक्सपीरियंसेस है उसको एक लाइव पिक्चर दे सके, ठीक है, तो इसके लिए हम जर्नल लर्निंग करते हैं। दूसरा है कि डेमोन्स्ट्रेट हाउ योर लर्निंग इज़ डेवलपिंग, किस तरीके से आपकी लर्निंग जो है ना वो डेवलप हो सकती है, या किस तरह से आप अपने लर्निंग को डेवलप कर सकेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना। टू कीप अ रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को, मतलब अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक रिकॉर्ड की शक्ल में रखना, ये भी हमारे साथ लर्निंग जर्नल में आता है, ठीक है, इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। टू हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रेफरेंस इन लर्निंग, जब भी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी जो इम्प्रूवमेंट मुझ में लाना चाहिए वो क्या है, ठीक है, तो इसके लिए आपको जो जर्नल राइटिंग है या जो लर्निंग जर्नल है वो आपकी हेल्प कर सकता है। अ लर्निंग जर्नल हेल्प यू टू बी रिफ्लेक्टिव about your learning। This mean that your journal should not be a purely descriptive account of what you did, but an opportunity to communicate your thinking process, how and why you did and what you did। कि ये जो लर्निंग जर्नल होता है ये आपके सारी ज़िंदगी का, आपकी सारी एक्सपीरियंस का, आपके सारे जितने भी आपने काम किए हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। कि यानी इसमें आप ये लिखते हैं कि हाउ एंड वाई यू डिड, ठीक है, आपने ये क्यों और किस तरीके से किया, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया। तो ये सारा थिंकिंग प्रोसेस जब आप लिखते हैं, ठीक है, और इसमें फिर इम्प्रूवमेंट लाना, इसको रिकॉर्ड करना, ये आपके लिए जर्नल होता है। हाउ टू स्ट्रक्चर यूर लर्निंग जर्नल, किस तरीके से आप अपने जर्नल को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं लर्निंग जर्नल को। सो यूर लर्निंग जर्नल में बी
अ लर्निंग लॉग एक रिफ्लेक्टिव लॉग या लर्निंग लॉग की शक्ल में आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि अ फील्ड वर्क डायरी, एक डायरी की शक्ल में आप लिख सकते हैं, एक नोटबुक में आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी टैब में रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें जो भी या कोई अदर मेथड यानी वीडियो शक्ल में, पिक्चर शक्ल में, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी मेथड, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लर्निंग जर्नल को स्ट्रक्चर देने के लिए। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे रिप्लेंस दिए गए हैं। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दूसरा ये कि इस रेफरेंस से भी आप लोग हेल्प हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।